के बाद आगे देखते हैं। तो खाली बस आपका आ जाए इसमें। फिर शुरू करते हैं। बस अब आ रहा है, 2 मिनट में पता चल रहा है। बस आ गया। तो सबसे पहले अल्पेश प्रजापति लिखते हैं, नमस्कार सर जी। नमस्कार अल्पेश, हम उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। दोस्तों आज जो है बहुत दिन के बाद YouTube पर आपके सामने क्लास में हम विश्वास एजुकेशन के YouTube पर आपसे मिलने आए। ऐसा नहीं था कि हम सोशल मीडिया में व्यस्त नहीं थे। किराज प्रजापति कहते हैं गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। तो सक्रिय थे लेकिन कुछ और क्षेत्र में सक्रिय थे। लेकिन जब जीपीएससी का एग्जाम हुआ तो हमें लगा कि हमारे जो पुराने बच्चे हैं और 5850 के आसपास सब्सक्राइबर जो हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ हमको एक बार ऑथेंटिक सॉल्यूशन लेकर के आना चाहिए। दर्शन मिस्त्री कहते हैं गुड इवनिंग सर। चिराग परमार कहते हैं गुड इवनिंग सर जी। नरेंद्र भाई कहते हैं नमस्कार सर जी। सब कुछ तो आप ही का बनाया हुआ पीपीटी है नरेंद्र भाई, जो भी है इसमें आप ही हैं। तो आज मेरे मन में यही आया कि मैं आपको आज जो मेरी पद्धति है कि इतिहास में भी प्राचीन भारत के क्वेश्चन के बारे में आपको चर्चा करेंगे। विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग वही है, मोबाइल नंबर बदल गया है केवल 9409631811 9409637811। आपको कोचिंग से संबंधित जो कुछ भी बात करना हो तो वो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और तोमर सर का अगर प्राइवेट नंबर आपके पास है तो सर कभी किसी को मना करते नहीं है, सबको तो अपना बच्चा जैसा ही मानते हैं, तो आपकी मर्जी। अल्पेश प्रसाद प्रजापति कहते हैं कि धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। नितीक्षा मकवाना कह रहे हैं कि जीपीएससी की क्वालिटी चली गई है एंड गुड इवनिंग सर। नितीक्षा, परिवर्तन समय के साथ आता है। एक इस वे में भी लीजिए इसको, जो मैं कल भी कहा था कि पेपर को डाउन क्यों किया गया। तो पेपर को डाउन इसलिए किया गया कि एक और कारण समझिएगा कि अपना पेपर होता है गुजराती में, दूसरे राज्य के लोग उसको पढ़ के गुणवत्ता तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो अपने राज्य का मजाक जरूर उड़ाने लगेंगे कि कैसा विद्यार्थी है वहां का कि 400 में 120 पे मेरिट जाता है। वो ये नहीं समझेंगे कि पेपर टफ था इसके लिए हुआ ऐसा। वो ये नहीं समझेंगे कि अभी गुजरात में कोचिंग इंस्टीट्यूट के दिशा में वैसा जो बिहार और दिल्ली में है उस लेवल का इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं है जो बच्चों को गाइड कर सके। हम लोग भी अपने को आधे अधूरे मानते हैं क्योंकि और भी काम करने लग जाते हैं। तो पेपर केवल टफ पूछ देना समस्या का समाधान नहीं है। हो सकता है कि इजी इसलिए किया होगा कि इससे मेरिट बढ़े। कई बार ऐसा भी होता था, जो मैंने अपने जीवन में देखा है, कि 113 मेरिट जाने के कारण 117 मार्क्स लाके वो पीटी पास करता था, अब बाद में मेंस निकाल करके मामलतदार हो जाता था। और ऐसे कई लोग हैं, अब बाद में कोचिंग भी चलाने लगता था, ये भी होता था। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्री में भी उनको स्ट्रगल करना होगा। हालांकि कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। आज का मेरा सेशन यही है कि पेपर स्टाइल के ऊपर चर्चा करेंगे, इतिहास का विस्तृत समझौती देंगे और साथ में आपको आज मेरिट भी बताएंगे कि इस पर कितना जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ें। अल्पेश प्रजापति कहते हैं
कि जी बिल्कुल सर, नितिक्षा कहती है कि 3 और 1 2 में डिफरेंस होना चाहिए नितिक्षा, लेकिन गुजरात में 3 और 1 2 में फर्क नहीं है ना। लड़का तो एक ही है जो सब परीक्षा देता है। जरा ये भी सोचिएगा कि क्या गुजरात में ऐसा है कि जो लड़का कांस्टेबल देता है वो जीपीएससी नहीं देता है? अपने यहाँ ये सिस्टम है कहाँ डेवलप हुआ है अभी कि नहीं हम इस लायक हैं तो यही एग्जाम देंगे। फॉर्म निकला है, भर दो। आज यहाँ पे क्या कहते हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये सब बात नहीं करेंगे, नहीं तो इसीलिए तो ये विकराल जो है बेरोजगारी खड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने दूसरा गप करें। सबसे पहले एक थोड़ा सा अपना प्रचार कर लें छोटा सा, फिर आगे बढ़ें कि फ्री मेगा सेमिनार है ये, जो लड़के जीपीएससी 2 साल बाद देना चाहते हैं, ये 2 ईयर कोर्स के लिए है। गुजरात के शैक्षणिक इतिहास में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं जीपीएससी 2 ईयर कोर्स। 1 साल पूरा प्रीलिम्स पढ़िए, दूसरी बार पूरा मेंस पढ़िए। इस प्रकार का जो है ये कोर्स है। 17/1/2023 को यानी मंगलवार को सुबह 8 से 10 इसका जो है फ्री डेमो लेक्चर है। रजिस्ट्रेशन कराना फर्जियात है 9409631811 9409637811 पे, और यहां से आपको 2 साल के लिए पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आगे देखें कहां कहां से पेपर आया है, क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले इसको देखिए, जो 200 मार्क का सवाल पूछा गया था उसमें किस पोर्शन से कितने सवाल आए। हार्दिक सिंह राजपूत कहते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो उसको जरा देखिए। सबसे पहले इतिहास आज भी नंबर 1 है। 200 में से 56 क्वेश्चन इतिहास से ही पूछे गए। आज नहीं, 2003 से जब मैं गुजरात आया था तब से मैं यही बात बार बार कह रहा हूं लड़के को कि इतिहास तो बाबू तबीयत से पढ़ना पड़ेगा। अगर तबीयत से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अब देखिए 21 प्रश्न प्राचीन भारत से, 27 प्रश्न आधुनिक भारत से। लेकिन इस बार तैयारी करने वालों को जीपीएससी ने झटका दिया है, 8 प्रश्न मध्यकालीन भारत से पूछ दिया। मैं यही टेक्निकल बात के लिए अभी तक विषयांतर नहीं हो रहा था कि कुछ मैं दिखाऊं, तब पता चलेगा कि मेरिट कहां जाएगा। मेरे हिसाब से बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, ये गलतफहमी है लोगों को, मैं वही आपको बताऊंगा। अमीषा पाठक कहते हैं गुड इवनिंग सर। पार्थ कपाड़िया गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि मध्यकालीन भारत से, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है गुजरात का इतिहास से कम प्रश्न गुजरात के इतिहास से पूछा गया है। 3 ही प्रश्न है। दरअसल नरेंद्र भाई जो हैं वो यूपीएससी वाला स्टाइल वाला को फॉर्मेट बना दिए होंगे। तो आज भी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो प्राचीन और आधुनिक आपका मजबूत होना चाहिए। 48 प्रश्न 56 में से यही बनता है, और आपके जो है बाकी पोर्शन जो है 8 प्रश्न जो है आपका मध्यकालीन भारत, और गुजरात का इतिहास यही मिस्टेक किए हैं, अलग कर देना है 3 प्रश्न, यानी 59 क्वेश्चन टोटल है इतिहास से, जिसमें से भारत के इतिहास से 56 है। इसलिए नाम नहीं लेंगे, नितिक्षा हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है,
हमेशा मेरे साथ संवाद में रहती है और हम हमेशा भगवान बुद्ध से ये प्रार्थना करते हैं कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी ऐसा होता है जो मेरे से ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा हो और इतना वो उस टीचर का मान सम्मान रखता हो। नितिक्षा उसी में से एक स्टूडेंट है हमारी। मेहरदीप सिंह राणा कहते हैं गुड इवनिंग सर। लेकिन अब नितिक्षा समझिएगा कि ये जो भारतीय इतिहास से 56 प्रश्न पूछ दिया, क्लास 3 का लड़का गुजरात का इतिहास ज्यादा पढ़ता है, इसलिए आपको इजी लगा क्योंकि आप जीपीएससी का तैयारी करते हैं। मुझे मालूम है आप हर बार मेंस लिखते हैं, तो आपके लिए तो आसान जरूर रहेगा। लेकिन एक बार उन लड़कों के बारे में सोचिए जो अभी अभी कांस्टेबल परीक्षा दे करके आया होगा और तुरंत इस तैयारी में जुड़ गया। उनके लिए भारत का इतिहास भारी पड़ेगा, चाहे इजी सवाल ही क्यों न पूछ दिया जाए। अब आइए 59 क्वेश्चन है हिस्ट्री से, जिनमें से 56 क्वेश्चन भारत के इतिहास से। और मध्यकालीन भारत जो पढ़ने से छोड़ा है लोग। अल्पेश प्रजापति सर, मेरा तो दोनों पेपर देने में 2 घंटा ही लगा था। बिल्कुल। अब आइए कल्चर, सांस्कृतिक वारसों। ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। जैसे पहले गुजरात से ज्यादा प्रश्न होता था वही है 25 और भारत से कम होता था 15। लेकिन इस बार भारत का सांस्कृतिक वारसों गुजरात के लड़कों को बहुत ज्यादा नचाया होगा, डिस्को डांस करा दिया होगा, ये हम आपको आज बता रहे हैं। इसीलिए मैं मेरिट की बात समग्रता में करूंगा और देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो वही रहेगा। अब आइए तीसरा पार्ट, भारतीय राज व्यवस्था। 4 भागों में इसको बांटा गया है। ओनली बंधारण, उसके बाद पंचायती राज, उसके बाद सरकारी नीति और उसके बाद भारत और विश्व। क्या देख रहे हैं कि 38 प्रश्न बंधारण से आया है। यहां अगर आपका जरा सा भी बंधारण कमजोर हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इंडिया एंड वर्ल्ड का जो है ट्रेडिशन बढ़ा है क्वेश्चन का, ये ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन करंट हैं इसीलिए इसमें आपको कम दिखेगा, वरना वो 51 हो जाएगा। तो जिसका बंधारण अच्छा है वो सरवाइव करेगा। और आप देख रहे हैं मैथ रीजनिंग को छोड़ने वाला लड़का हमेशा परेशान रहेगा। 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया है। तो अब अगर आप हमसे मेरिट पूछेंगे तो मेरिट तो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी बता देंगे तो आप घर चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं देखेंगे। क्वेश्चन के बाद बताएंगे, लेकिन जरा सोच के देखिएगा और तब मेरिट एक बार सोचिएगा। एक तो इंडियन हिस्ट्री से 56 सवाल पूछा है, अभी आपको रास्ता दे रहे हैं, और उसमें से 5 या 8 सवाल मध्यकालीन भारत से पूछा है। इसको माइनस करिएगा, आप आ गए 48 पर। अब 48 में कितना सही होगा वो देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल इजी नहीं था, तो यहां पर भी जरा एक बार देख लीजिएगा, यहां पर आ गए हैं आप। मैथ रीजनिंग हमेशा आर्ट्स के लड़कों को परेशान करता है। ये 50 पूछा है, लेकिन हम इसको 30 ही गिन रहे हैं। उसमें कितना सही होगा वो बाद में बताएंगे। 15-20 तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, और जिसका इधर जो समय दिया होगा उसका उधर गड़बड़ा गया होगा। और कल्चर 30 से 32 गिनिएगा, यानी कुल मिला करके 80, 30 110, 30 140। पेपर 1 में एक नॉर्मल लड़का
इतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। अब उसमें से सही कितना होगा और उसके बाद मेरिट कितना जाएगा, ये सोच के देखिए। आज पेपर 1 लेकर आए हैं, इसीलिए पेपर 1 का आपको गिन करके बताए। पेपर 2 की स्थिति इससे भी खराब है लड़कों की। तो मेरिट कितना जाएगा वो बाद में, लेकिन अभी समझिएगा कि अगर कोई लड़का आपको ये कहे कि मेरा प्लस माइनस हो करके पेपर 1 में 70 हो रहा है, तो कहिएगा लगे रहो मुन्ना भाई। और अगर कह रहा है कि 80 हो रहा है, तो कहिए कि एक बार रिजल्ट देख लेना। और अगर कह रहा है कि 90 हो रहा है प्लस माइनस करके, तो कहिएगा रेस में हो, अगर पेपर 2 ठीक गया होगा तो पीटी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं मेरिट तो लास्ट में ही बताऊंगा। एक आईएएस का 2 ईयर कोर्स जो विश्वास एजुकेशन पहले से चलाता है, वो फाउंडेशन बैच है, जो कि 17 तारीख मंगलवार से सुबह 8 बजे से शुरू कर रहे हैं। इसमें भी फ्री मेगा आपको जो है डेमो क्लास मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आज केवल प्राचीन भारत पे है। निकास थती भारतीय वस्तुओं में प्राचीन भारत में मलबार नु डैश उत्कृष्ट हतु। काला मरी, आदू, थाइम और रोजमरी। तो देखिए परीक्षा में तो इसको छांटने के लिए बहुत इजी है कि आप कहीं से भी छांट देंगे कि भाई आदू उदू मसाला में नहीं गिना जाता है, तो ये सबको हटा दो, काला मरी हो जाएगा। लेकिन हकीकत में यह सवाल इतिहास के किस एंगल से पूछा है वो देखिए। काला मरी तो हो जाएगा एक ही बार में। दरअसल मुजरिस बंदरगाह या मुजरिसी बंदरगाह, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ चीज है, को फोकस करके ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुजरिसी प्राचीन भारत में मालाबार तट पर एक बंदरगाह था। अल्पेश कहते हैं ये भारत के इसी व्यापार के लिए अंग्रेज आए थे। हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये मुजरिसी का उल्लेख है कहां? तो पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में मुजरिसी बंदरगाह का उल्लेख है। उसमें क्या उल्लेख है मुजरिसी के बारे में? तो कहता है कि यह बंदरगाह भारत और पर्सिया यानी ईरान, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय देशों के बीच जो व्यापार होता था उसका यह चाबी था, कुंजी था। और तब कहता है कि यहां से निकास की जाने वाली जो वस्तु है वो काली मिर्च, मालाबेथ्रॉन, अर्धकीमती पत्थर बेरिल, मोती, हीरा, नीलम, चीनी रेशम और हाथीदार, इतने चीजों को यहां से निर्यात किया जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि इस पेपर को यहां पर क्यों रखा गया। वो मुजरिसी तक जाना चाह रहा था, लेकिन अगर हम वो नहीं जानते हैं तो भी पहला का ए। अब आइए, भगवान बुद्धे तेमना अंतिम श्वास क्या लीधा हता? कुशीनगर, बोधगया, राजगीर, सारनाथ। अब प्रथम दृष्टि में तो सीधा मार दीजिए टिक की कुशीनगर, लेकिन इस प्रश्न के में क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले इतिहास के हिसाब से आप कहेंगे कि 483 बीसी में
भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कुशीनगर को पाली भाषा में कुशीनारा कहते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु जिस दिन हो रही थी हुई, उनके पेट में बहुत तेज पीड़ा थी। तो वो अपने शिष्य आनंद को बोले 4 बजे सुबह कि 1 लोटा नदी से पानी लेकर आओ, फ्रेश, हम पीना चाहते हैं। तो आनंद पानी लेकर के आया और उसके बाद भगवान बुद्ध के मुंह से जो अंतिम वाक्य निकला और उसके बाद उनके दोनों हाथ पहले जमीन पर गिर गए, पड़े और उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, देखो मैं भी नष्ट हो रहा हूं, इसलिए आलस्य रहित होकर के काम करना। अपमादेन संपादेत, पाली में अप्रमाद के साथ काम को पूरा करो। अब आइए आगे देखें। बोध गया, तब भगवान बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष में, और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। हालांकि उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। राजगीर से क्या रिलेशन है? तो भगवान बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत्र, वो राजगीर में ही निवास करते थे, जहां इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मण सन्यासियों से हुआ जो उनके मित्र बन गए थे। तपस्सु, भल्लिक, अस्सजी, महानाम और कौंडिन्य। वो भगवान बुद्ध को बाद में छोड़कर चले गए थे और भगवान बुद्ध अपना पहला धर्मोपदेश इन्हीं को दिए थे। और अगला का व्याख्या भी हो गया कि सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध था। तो आंसर हुआ ए, लेकिन आपको मैंने चारों का व्याख्या बताया। ये क्या है? प्राचीन भारत से 20 सवाल पूछे गए हैं, 21। जरा देखिएगा दोस्तों। भारत नु नीचे न पैकी कयु मंदिर ए देव पाटन तरीके जानी तू छे। मैं तो हमेशा क्लास में लड़के को सलाह देता हूं कि ये चारों मंदिर एकदम इतिहास और कल्चर के हिसाब से भारत के इतिहास में पढ़ के रहना है। ये हर साल प्रश्न आता ही आता है। तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर ही देवपाटन मंदिर के रूप में जाना जाता है। कम से कम अल्पेश को तो मालूम ही होगा, वो उसी शहर का है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह जो मंदिर है वो मारू गुर्जर शैली में बनाया हुआ है। क्लास में बताएंगे ये सब शैली क्या होता है। बृहदरेश्वर का मंदिर जो है वो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको चोल शासक राजराजेश्वर बनाया। यह भी एक हिंदू मंदिर है, शैव मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर, ये विष्णु के जगन्नाथ अवतार के रूप में यहां इनको स्थापित किया गया है। यह कलिंग वास्तुकला का एक नमूना है और पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंगा इस मंदिर का निर्माण किया था। और मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई तमिलनाडु में है और ये शिव और पार्वती दोनों को समर्पित मंदिर है। अब देखिए कैसे हम लोग नहीं जानते हुए भी ये टिक मारते देवपाटन। पहला तो पाटन नाम आ रहा है, देख रहे हैं ना, देवपाटन, प्रभास पटन,
पत्तन से बना है देव पाटन। अप्रभास पत्तन मने बिरावल, अब बिरावल मने सोमनाथ, सोमनाथ मने सोमनाथ मंदिर, इतने मानसर निकाल लेते हैं। अब आइए आगे की ओर जाएं हम लोग। लौरिया नंदनगढ़ ए नीचे न पैकी कया स्थापत्य माटे जानीतु छे। शोक ना स्तंभ, स्तूप, मौर्य युग ना किलो, बौद्ध गुफाओं। आंसर तो आप एक लाइन में मार देंगे, ए अशोक नो स्तंभ। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्तूप क्या होता है, तो अपने आप को पता चल जाएगा। स्तूप जो है वो एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है। लौरिया नंदनगढ़ में ऐसी आकृति नहीं है। यहां पर भगवान बुद्ध या उनके जीवन से संबंधित कोई भी उनके अंग को भस्म में से पाट लेकर के रखा जाता है, जिसको हर्मिका कहते हैं, और इसको अंड कहते हैं। परीक्षा में यही सब प्रश्न आता है। इसके दोनों ओर लोहे सोने के दो छड़ होते हैं, और ये ऐसे 3 सोने के छल्ले से घिरे हुए होते हैं। इसके चारों ओर दीवार बनाई जाती है, जिसको वेदिका कहते हैं, और दोनों के बीच का जो जगह है खाली, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझा दिए। बाकी अशोक का स्तंभ इसका उदाहरण है। अब सुनिएगा, बिहार के पश्चिम चंपारण में ये लौरिया नंदनगढ़ आता है, और यहां सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया जो स्तंभ है वो सिंह स्तंभ है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ें। 102वां सवाल इसके बाद, धार्मिक प्रसंगों ए स्नान करवा माटे मोहेंजोदड़ो खाते निर्माण करवामा आवे विशाल स्नानागार तेत्यानु सौથી મહત્વનું જાહેર સ્થળ હતું। સ્નાનાગારનું ભોંયતળિયું તાપથી પકવેલી ઈંટોનું બનેલ હતું। जरा मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने अपने जीवन में इतिहास पर 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी। ये एक है जीपीएससी वर्ग 1B नवा अभ्यासक्रम पर आधारित किताब, ये विश्वास पब्लिकेशन पे है, और एक हम अपने विद्यार्थी हमीर के लिए, ये एक यादगार पल रहे हमारा, उस पर एक भारत एकेडमी पर ये किताब लिखे। अब जब इस किताब को खोलिएगा, हालांकि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, कभी नहीं हम ये सब प्रचार करना पसंद करते हैं। आज भी हमको हिरन सर लिखे थे कि सर जरा ये वाला कर दीजिए, तो इसीलिए थोड़ा सा हम जो है ये करना चाह रहे हैं। देखिए अब हम पढ़ देते हैं इसमें। बृहद स्नानागार 23 फीट पहड़ू, 40 फीट અને 9 ફીટ ઊંડું, તેમાં ઉતરવા માટે ઉત્તર અને દક્ષિણમાં પગથિયા બનાવેલ છે। તેના પૂર્વમાં કૂવો બનાવેલ છે, જેમાંથી પાણી ભરવામાં આવતું હતું, આ તેનું તળિયું પાકી ઈંટનું બનેલું છે। अब इससे ज्यादा डायरेक्ट लाइन क्या निकाल के देना। मेरे ये दोनों ही किताब में से सारे के सारे प्रश्न, गार्गी कहाँ गई? वाईफाई का बॉक्स यहाँ पे ही है सर। हाँ आ गया सर, हो गया हो गया। उसमें आया, देखिए ना एक मिनट। बेटा यहाँ रहो। आया? मेरे में तो नहीं आया। आ गया?
नहीं इसमें नहीं आ। चलिए अब देखते हैं, आ गया होगा। हाँ आ गया। वो थोड़ा सा वो जानते ही हैं कि नेट का कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम कभी रहता है, और GTPL वाला का एगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब काम होगा तब भी उसका नेट जाता है, इसीलिए वो डूबता है। दिक्कत यही है। हम 4 रखे थे, आज घटा के 1 कर दिए हैं। उसका रीजन यही है कि इसको जब काम कहिएगा तब भी इसका जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए अब आगे देखते हैं फिर से। तो आपको हमने बुक्स दिखाया कि देखिए हमारे दोनों ही किताब में से, जो दोनों ही मेरा लिखा हुआ इतिहास का किताब है, उन दोनों ही जगहों से ये सवाल आपको हम दिखा रहे हैं। आपको ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए कुत्तासी मोरबी के जगह पे लिखा हुआ है, ये भी यहीं से है। तो चलिए अब आगे देखें। तो इसमें आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, इसी का नाम भारत है। क्योंकि भारत देश में संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, तो डेमोग्राफिक भी बहुत ज्यादा है संख्या, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखें। तो अब अगला प्रश्न है, श्वेतांबर जैनो ना मतानुसार महावीर द्वारा आपवामा आवेल मूल उद्देश्य अंग पर्व सूत्र पिटक। बहुत इजी है सवाल, ये पर्व या पूर्व कहिए। ये जब हम पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। भगवान महावीर के द्वारा दिए गए उपदेश का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो पूर्व कहलाता था। ये देखिए हम जो लिखे हैं यहां यही बोल रहे हैं, किससे? अपने इस किताब से। ये मत सोचिएगा कि मैं इस किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत मोटा है, इसमें से तो सवाल आने आना है। वो हमीर वाला जो किताब है, देखिए, प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहवामा आवता हता। देखिए हमने लिखा है, मानवामा आवे छे कि आ ग्रंथनी जानकारी फक्त भद्रबाहु ने हती। જ્યારે ભદ્રબાહુ દક્ષિણ તરફ ચાલ્યો ગયો ત્યારે સ્થૂલ ભદ્રે આ સાહિત્યનું પુનઃ સંકલન કર્યું। આ જૈન સાહિત્યને આગમ કહેવામાં આવ્યું છે। આના અંતર્ગત 12 અંગો, यानी ये मूल नहीं है, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र અને 4 मूल सूत्र आवे छे। अब कैसा क्वेश्चन चाहिए इतिहास में? तो सूत्र और अंग ये मूल नहीं है, मूल पर्व है या पूर्व, और पिटक तो बौद्ध साहित्य है। तो इतने पर जो है आप टिक लगा देंगे कि आंसर होगा बी। अब आइए आगे, नीचे ना विधान ने ध्यान मान लो। गुप्त काल दरमियान चिकित्सा विषयना पोताना कार्य माटे सुश्रुत जानिता छे। सुश्रुत संहिता ए संस्कृत भाषा में लखायेलू शस्त्र क्रियाનું पुस्तक छे। सुश्रुत ए सौप्रथम भारतीय शल्य चिकित्सक छे। सुश्रुत ए अनुनासिक शस्त्र क्रिया सहितना शल्य तंत्रना ख्याल माटे जानिता छे। अब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अब जो है सर इससे भागेंगे, लेकिन नहीं। देख लीजिए, यहां पर स्पेशल हेडिंग है, ये हेडिंग है यहां पर, प्राचीन भारतना प्रमुख चिकित्सक। तो गुप्त काल दरमियान चिकित्सा विषयना पोताना कार्य माटे सुश्रुत जानिता छे। जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये 4 नाम हमने दिया है।
तो सुश्रुत में हमने लिखा है कि आ गुप्तकालीन चिकित्सक हता, यानी पहला स्टेटमेंट साचू छे, पहला स्टेटमेंट। अब आइए दूसरा, सुश्रुत संहिता ए संस्कृत भाषा में लखाएल शस्त्रक्रियानु पुस्तक छे। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि इसी से पूछा गया है। अब देखिए कितना करीब मामला बनता है। अगर ये कह देता कि सुश्रुत ए सर्वप्रथम भारतीय चिकित्सक छे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि भारत में जानता हुआ पहला चिकित्सक है जीवक, जो बिंबिसार का राजवैद्य थे। बिंबिसार पूर्व मौर्य काल। दूसरा है चरक, जो कि कनिष्क के काल में था, मौर्योत्तर। और तीसरा है सुश्रुत, जो गुप्त काल में है। लेकिन शल्य चिकित्सक वो दोनों नहीं था, सर्जरी नहीं करना जानता था। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। और सुश्रुत अनुनासिक, ये तो सही ही है। अब देखिए यहां पर हमको आंसर आने देना पड़ेगा। एक आध सवाल ऐसा होता है, इसका उपरोक्त तमाम भी हो सकता है। अगर ये केवल चिकित्सक के रूप में लिया तो सी भी हो सकता है 1 2 4। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया कि उसको जीपीएससी किस वे में लेता है। चलिए अब आगे देखें। शल्य चिकित्सक अगर मानिएगा तो पहला है, और चिकित्सक के रूप में मानिएगा तब तो ये तीसरा है। अब आइए, पल्लवों की राजधानी नीचे न पैकी कया स्थले स्थित हती। अब इसमें क्या जानना है, ये जो है कांचीपुरम होगा। गंगैकोंड चोलपुरम, ये चोल की राजधानी। चेन्नापट्टनम, ये मद्रास का पुराना नाम था। और तिरुचिरापल्ली भी किसी हाल में पल्लवों की राजधानी हो ही नहीं सकती। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिर का निर्माण कोने करियू, तो ये पल्लव शासक ने किया था, चोल शासक ने नहीं किया था। अब आइए अगला, ये तो वन लाइनर है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। सिंधु सभ्यतानी एक मुद्रा में प्राणियों थी घेरायल योगिनी छटा में बैठेला न देवताना आदि रूप तरीके ओळखाय छे भगवान शिव। ऐसा मत सोचिएगा कि भारी प्रश्न आएगा तो हम भाग जाएंगे। रजनीश तोमर ने जो किताब लिख दिया है वो अंतिम तक वही होगा, दूसरा नहीं होगा। देखिए हमने धर्म में यहां पर लिखा है शिवनी पूजा। अब आइए सवाल, मोहेंजोदड़ो थी प्राप्त एक मोहर ऊपर पद्मासननी मुद्रा में बैठेला एक योगी ना चित्र छे। तेने 3 मुख અને 2 શિંગડા છે। તેના માથા ઉપર ત્રિશૂલ જેવું એક આભૂષણ છે। એની જમણી બાજુ ચીતો, હાથી તેમજ ડાબી બાજુ ગેંડો અને ભેંસ છે। हो गया, પ્રાણીઓથી ઘેરાયેલ યોગી અને આસનના નીચે 2 હરણ બેઠેલા છે। मार्शले અને पशुपति शिव मान्य छे। ये है आपके सामने रजनीश तोमर का लिखा हुआ किताब। इतिहास कभी नहीं बदलता है। 4 साल पुराना भी मिले तो खरीद के पढ़ लीजिएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ये तो बाइबल है इतिहास का, ये जो है ये, इसमें तो सब कुछ है, क्योंकि ये हम अपने बेस्ट विद्यार्थी के लिए लिख करके दिए हैं। आपको दोनों में से जो पसंद आ जाए आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, जिंदगी फेल नहीं करिएगा। देखिए अल्पेश लिख भी दिया गुजरात का बाइबल। अब आइए,
सिंधु सभ्यताना सुरकोटड़ा स्थल नु उत्खनन कोने करियु हतु। अब ये बताइए कि अब ये हमने जो चार्ट बनाया है, अगर सवाल उसी से आएगा, स्थल खोद काम करनार नदी तक, तो अब हम इसमें हमारी क्या गलती है? तो पेपर सेटर का गलती है कि मेरे किताब से काहे पूछा है। तो देखिए, सर दयाराम साहनी, ये लीजिए यहां लिखा है दयाराम साहनी हड़प्पा। श्री जगपति जोशी, देखिए जगपति जोशी सुरकोटड़ा हो तो गया। एसआर राव, देखिए यहां लिखा हुआ है एसआर राव लोथल। अब मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर कोई खुदाई नहीं किया है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो गई थी तब दोबारा उसका खोद काम किया। अब लड़कों को सोचना है कि चिकनी चुपड़ी बातों में, मैं इसीलिए साल भर चुप था कि जीपीएससी का एक बार परीक्षा होने दो, फिर मैं बच्चों को समझाऊंगा। बच्चों में गलती नहीं है। ये नया नया जो कॉलेज रूपी कोचिंग खोला है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर केवल 10 इनएफिशिएंट टीचर को खड़ा कर सकता है। इनएफिशिएंट वर्ड हम बोल रहे हैं, एक में भी पढ़ाने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो लाइन रट करके आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन फंसाते इसमें भाग जाएगा, तब नहीं बोलेगा कि ये मेरे में से ही आया है। अब आइए आगे देखते हैं। हम इसीलिए कुछ लिख के नहीं लाए, हम अपने ही किताब में दिखा देते हैं। नीचे पैकी कया स्थले गौतम बुद्धे तेमने 100 प्रथम उपदेश आपियो हतो। सबसे पहले केमने, तब 5 अपने उसी ब्राह्मण सन्यासी को भगवान बुद्ध सबसे पहले उपदेश दिए थे। अब अगला प्रश्न आता है कहां दिए थे? तो सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में दिए थे। यहां खाली सारनाथ पूछा है, हम सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में दिए थे, यहां तक आपको बता रहे हैं। अब जरा इतने में आ गया, क्या कहे थे भगवान बुद्ध? मैं आप बता रहा हूं, आपको आज के टीचरों का हकीकत पता चल जाएगा। महावग्ध में इसका वर्णन, उसमें कहता है कि जब भगवान बुद्ध पहली बार अपने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश देने लगे तो क्या कहते हैं पाली में? भिक्खवे द्वेमे अंता पवज्जिता न सेवितब्बा कतमे द्वे। हे भिक्षुओं, कभी भी एक ज्ञानी आदमी को 2 अंतों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कौन से 2? कामेषु काम सुख खलिकानुयोगो, हमेशा इंद्रिय सुख में लगे रहना। अतकिल मथानुयोगो, अपने को अत्यधिक कष्ट देना। कहते हैं एते खो उभे अनूपगम तथा गता अभिसंबुद्धा, इन दोनों के बीच में जाकर मैंने एक मार्ग खोजा है और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन आज मूड है किताब के प्रचार का। लीजिए ये किताब है और आपके सामने ये हमने खोला, पढ़ता हूं। सारनाथ ना जान के पाल गुजराती में पढ़ता हूं कि मुझे तो पढ़ने गुजराती उतनी आती नहीं है, इसलिए मैं मैनिपुलेट तो नहीं कर पाऊंगा। सारनाथ ना ऋषि पत्तन मृगदाव मा जय बुद्धे ब्राह्मण सन्यासी ब्रैकेट में वप भद्दी अस्सजी कोंडे महानाम ने प्रथम धर्मोपदेश आपियो आने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहवामा आपियो। अही तथागत ने चार आर्य सत्य ने आर्य अष्टांगिक मार्ग नो उपदेश आपियो। आप ब्राह्मणों 3 वचनों थी बौद्ध धर्म ने स्वीकार करियो। इतना पतला देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये है ये किताब, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपके सर आपको हालांकि एक लाइन खाली बोल रहे हैं, राजनीतिक रोज नहीं बोलते हैं, ऐसे ही आपके सर एक होशियार पार्टी का गर्दन पकड़ के गुजरात में नहीं लौटा देते हैं रोज। डेली जो है आपके सर एक आईआरएस को कांख में ऐसे दाब दाब के गुजरात में चौतरफा घुमा दिए हैं, हालत खराब हो जा रहा है। उसका कारण यही है
कि उसकी सारी होशियारी इसलिए खत्म हुआ क्योंकि हम लोग डीप अध्ययन किए हैं। और इसीलिए आपको भी कहेंगे डीप पढ़िए, अच्छा भाग जाएगा। दिल्ली भागना पड़ गया उस आदमी को, होशियारी कर रहा था गुजरात में आके चुनाव में। तो हमेशा ध्यान रखना है, नॉलेज के साथ पढ़िएगा तो जिस फील्ड में जाइएगा, जैसे हमने राजनीति को अब चुना है तो हालत खराब कर देते हैं वहां अच्छों को। मुख्यमंत्री पद का जो सब उम्मीदवार बना था और औंधे मुंह गिरा, उन सबको मट्टी पलित कर देते हैं भाषण में। कहते हैं आ जाओ, दम है तो मेरे साथ बैठ के चर्चा करो, तुमको घर भेगा कर देंगे। चलिए वो बात अलग, अपने जो है अपना काम करते हैं। आज आए हैं इसके लिए। जैन धर्मना 3 सिद्धांतों जे के त्रिरत्न तरीके ओळखाय छे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, असम्यक वाणी। अब इनमें से कौन होगा? तो जैसे ही आप ये मेरी किताब खोलेंगे तो वैसे ही आपको मिलेगा कि जैन दर्शन में जिसको हम कहते हैं ये त्रिरत्न, तो वो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन पहला, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र, चौथा नहीं है। यानी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और जो किताब एकदम तबीयत से हमने लिखा है ये वाला, ये भारत एकेडमी पर है, तो इसको जब ऐसे खोलिएगा तब तो धन्य हो जाइएगा। इससे तो बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। ये रहा जैन धर्म। देखिए आपको दिखाते हैं कि हाँ, एक मिनट जरा सा, ये वाला किताब में थोड़ा सा हमको टाइम लगता है देखने में, तो मैं देख करके आपको बताता हूँ कि जो हमने लिखा है क्वेश्चन वहीं से आया है। तो इसमें बस 1 मिनट खाली, मैं अब बिना दिखाए तो भाई आगे बढ़ूंगा नहीं। हाँ, ये रहा ज्ञान, दर्शन अने चरित्र, ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है ये हमारे इसी किताब में से है, और आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी बाहर से कुछ नहीं आया है। अब आइए आगे। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में लांबा समय काल सुधी शासन करना राजवंशों में एक हतु। अब इसमें कौन कौन विधान साचा है? विजयालय आ वंशनो स्थापक हता। जैसे ही खोलिएगा ऐसे मेरा किताब, और जब आप दक्षिण भारत के इतिहास में आइएगा गुप्त वंश के बाद, तो आपको सबसे पहला लाइन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। मैं एक्चुअली लाइन पढ़ना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं किताब पलट के आपको पढ़ के बता रहा हूं। चोलो ना प्राचीनतम उल्लेख अशोक ना शिलालेख में मळे छे। 9મી સદીના મધ્યમાં વિજયાલયના નેતૃત્વમાં चोलोનો पुनरुत्थान થયો। ये लीजिए, इसीलिए इसको स्थापक माना जाता है। चोल शासको तेमना शाही प्रतीक सिंह ना उपयोग करतो हतो। बस यहीं पे गलत है, सिंह नहीं है, बाघ है। ये मैं ही लिखा हूं अपने किताब में, बाकी किसी में दम नहीं है कि वो सिंह और बाघ लिख दे। तो बाघ है, तो ये बाघ होने के कारण स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। देख लीजिए, जैसे ही 2 गलत हुआ बी और डी नहीं होगा। अब 3 और 4 में से अगर एक भी सही हो जाए तो सी ही आंसर होगा, और एक भी गलत हो जाए तो फिर एक ही आंसर होगा। अब ये पढ़े थे, राजराजेश्वर मंदिर इसको कहते हैं, बृहदेश्वर को। चोल शासक ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो 3 सही है तो चौथा को सही होना ही है। हालांकि ये दोनों जो है लाइन
ये हमारे इस किताब में लिखा हुआ है कि चोल दक्षिण भारत का पहला राजा था जो कि गंगा के इस पार तक पहुंचा था। अब आइए आगे के सवाल को देखते हैं। ये रिपीट हो गया है, आगे देखें। नहीं, ठीक है, 183 नंबर। एक एक चैप्टर से 2-2, 3-3 सवाल पूछ दिया है। चोल साम्राज्य विषय नीचे न विधान ध्यान में आपो, तांजोर न बृहदेश्वर मंदिर। फिर देखिए वही लाइन, नटराजनी प्राख्यात कांस्य प्रतिमा, ये भी सही है। गलत यही है जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है चोलों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना था। यहां क्या लिख रहा है कि नौसेना का अभाव था। समय का अभाव है, नहीं तो अभी फिर किताब पढ़ के आपको लाइन सुना देते, किसी में से आया है। इसमें कहा गया है कि चोल शासकों ने इतनी विशाल नौसेना बनाया था कि बंगाल की खाड़ी को उसने एक तालाब में परिवर्तित कर दिया था। मतलब चोलों के लिए बंगाल की खाड़ी जैसे एक तालाब पार करने जैसा लगता है, वैसा। अब आइए, देसी नामा मला, ठीक ना, देसी नाम माला कौन लिखा है? हेमचंद्राचार्य हैं, इस सबको ही जानते हैं। लेकिन सूरदास ने क्या लिखा है? तो सूर सागर, सूर सारावली। हेमचंद्राचार्य ने लिखा है देसी नाम माला, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, और देसी नाम माला एक डिक्शनरी है। तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम नामक पुस्तक की रचना की, और कुमारपाल चालुक्य वंश का राजा था जिसके लिए हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित नामक पुस्तक की रचना की। तो आंसर तो बी होगा। अब आइए, सिंधु खीणनी सभ्यता नीचे न पैकी कया बे बंदर नगरो हता। सिंधु खीण सभ्यता में नीचे में से कौन से 2 बंदरगाह थे? जरा सा 1 मिनट, मैं पेपर एक बार पढ़ लूं, कहीं क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं हुआ है। 185 सिंधु खीण सभ्यता में नीचे नी पैकी कया ए बंदरो नगर, वही लगा, 2 क्यों पूछ रहा है? कौन से बंदर नगर थे? तो सबसे पहले बालाकोट के बारे में जानिए कि यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लास बेला जिले में स्थित है। अरब सागर के तट के पास मकरान के तट पर स्थित है। तो ये हो ही गया पत्तन, क्योंकि बंदर, क्योंकि अरब सागर के किनारे है। खिरसा लिखा है लेकिन है वो खिरसरा, गुजरात के कच्छ के नखत्राना जिले में है और खारी नदी के तट पर है। छोटे बंदर के रूप में यूज होता है। और कुंतासी, तब ये किताब में दिखाएं आपको कि ये मोरबी जिले में है। आंसर हो जाएगा डी, 1 बे अने 3। अब आइए, नीचे ना पैकी कयो पुस्तक वसुधैव कुटुंबकम न बोध आते छे। ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेद और महाउपनिषद। इसका जवाब देख देना कठिन था लड़कों को। महाउपनिषद में ये लाइन है और ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ये हमारे ही किताब में आपको मिलेगा, बाकी जगह ये नहीं मिलेगा आपको। अब आइए आगे, नीचे न पैकी कई जोड़ी योग्य रीते जोड़ायल नथी। पंच सिद्धांतिका व्याकरण, माधव निदान पैथोलॉजी, लागधा वेदांग ज्योतिष, चरक संहिता वैदिकीय। सबसे पहले पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने किया है और यही जोड़ी नहीं है सही, क्योंकि ये खगोल विज्ञान पर लिखा गया है। माधव निदान माधवकर के द्वारा 7वीं शताब्दी में लिखा किताब है जो आयुर्वेद से संबंधित है। लागधा लगध मुनि की रचना है जो कि वेदांग ज्योतिष है।
और चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना की गई है, जो वैद्यकीय माने चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो आंसर होगा ए, जो गलत है। अष्टाध्यायी कौने लखियो? ऑब्वियसली पाणिनि लखियो, और क्या। लेकिन वाल्मीकि का रामायण, पाणिनि का अष्टाध्यायी, वेद व्यास का महाभारत, ये सब तो फेमस किताब है, आपको याद रखना है। अब जरा आगे देखें, उसके बाद बताएंगे मेरिट कहां तक जाएगा। जो लड़के अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए आईएएस 3 साल का एक फाउंडेशन बैच 18 तारीख बुधवार से शुरू कर रहे हैं, शाम को 4 से 6। ये एनसीईआरटी स्पेशल क्लास है। जैसा एनसीईआरटी पढ़ाए हैं, ताकत नहीं है कि कोई पढ़ा सकेगा, उस तरह का है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप जरा देखिए कि अकेला रजनीश तोमर जब प्रीलिम्स का क्लास लेता है इतिहास में, तो अकेला है पूरे ये गुजरात में जो स्रोत पढ़ाता है, पहला चैप्टर। और स्रोत जब वो पढ़ाता है तो उसको कितना लगता है पढ़ाने में समय? 14 घंटा, खाली एक चैप्टर पढ़ाने। मतलब मैं केवल 14 घंटा स्रोत पढ़ाता हूं। आज मेरा विद्यार्थी इसलिए कूल होगा कि उस स्रोत से खाली 8 सवाल है। 21 सवाल में पूरा प्राचीन भारत है, 8 सवाल अकेला स्रोत का है। 14 घंटा समय दीजिएगा तो ये 8 सवाल आपके मुट्ठी में, पॉकेट में होगा, और नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। आइए अब बात करें मेरिट, लास्ट। बिल्कुल इसके ऊपर नहीं जाएगा। कंडीशन एक कि अगर रिजल्ट 3000 के आसपास दिया तो, और अगर रिजल्ट 4000 से 4500 के बीच में दिया तो। क्योंकि आपको पता है कि सभी कैटेगरी को एडजस्ट करने के लिए ये करना पड़ता है। पेपर 1 का जो पोजीशन है उसमें ऑन एवरेज लड़का 70 से 80 के बीच घूमेगा। पास वाला, फेल वाला गप नहीं कर रहे हैं। और पेपर 2 के बीच जो है वो ऑन एवरेज लड़का 65 से 70 के बीच में घूम रहा है। अच्छा वाला। तो अगर इस हिसाब से बात करिएगा तो एकदम बढ़िया से YouTube में है, मिला लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट 3000 आया तो 150 से ऊपर जो है वो कंफर्म है, उनका हो जाएगा। वैसे मेरिट 140 के आसपास रहना चाहिए। और अगर 4000 प्लस वाला रिजल्ट आया तो इसका अपर लिमिट 130 मार्क होगा। 130 और 135 और 140 के बीच में जो है ये घूमते रहे। तो अगर सॉल्यूशन आ जाए और आपको अगर ऐसा लगे कि सॉल्यूशन देख करके कि 150 प्लस है, तो वो तो किसी भी कंडीशन में मेंस देगा। 140 वाला भी एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब में रिजल्ट को एडजस्ट करने में 4000 के आसपास रिजल्ट। वैसे तो 15 गुना करता है, तो 15 गुना तो उस हिसाब से देखिए तो 1700-1800 रिजल्ट ही होता है। तो इसलिए 2 कंडीशन बनता है। तो इस प्रकार से आज आपको हमने इतिहास पर चर्चा किया। इंतजार करिएगा, कल बंधारण पे चर्चा करूंगा इसी प्रकार का, और उसके बाद फिर और भी विषय जो भी है देखेंगे। और साथ में वही कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम। बाकी कोचिंग क्लास वालों के लिए दे रहे हैं आपको ये। आप जानते हैं कि हम क्लासेस में भी खरा खोटा बोले हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं
कि 4 आदमी जहां मीठा बोले उससे दूर हो जाइए, वो आपके पतन की बात कर रहा है। पहला वैद्य, अगर डॉक्टर को आप कहे कि दवाई कड़वा है, वो कहे अरे बाबू मत पीना, मीठा दवाई देते हैं, वो डॉक्टर छोड़ दीजिए। वैद्य पहला कड़वा नहीं बोलना चाहिए, उसको कड़वा ही बोलना चाहिए। आपका टीचर अगर गुरु मीठा बोल रहा है, उस गुरु को छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा विद्यार्थी के साथ पहले दबा दी थी क्या?